बस अभी मेटल्स के फ्लेम कलर बताए, फ्लेम कलर नोट कर लो। ये एलिमेंट्स के फ्लेम कलर्स हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं। आगे जब +2 में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे तो फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, तब ये फिर से वापस काम आएगा, ठीक है। अब तुम लोगों को कल बताया था क्या, हमने स्टॉप किया था यहाँ पर रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन विद वाटर, तो देखो मेटल की रिएक्शन विद वाटर, तो तुम लोगों को समझाया था कल, ये क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तुम्हें पता ही है कि अल्टीमेटली ये होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एक्वस, एक्वस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके सारे हाइड्रोक्साइड्स, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम्हें समझ में आ गया था क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और OH आयन बन रहा था। और तुम्हें बताया था कि लिथियम जेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम विग्रसली, पोटेशियम आग लगा देता है, रुबिडियम आग लगा देता है और सीजियम एक्सप्लोजन कर देता है। तो रिएक्टिविटी इन मेटल की डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि मेटल के साथ जब ये सॉरी वाटर जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है या मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जा रही है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बता दिया था, उस हीट ऑफ रिएक्शन की वजह से ही हाइड्रोजन फायर कैच कर रही है। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए देखो पहले हमें लैटिस एनर्जी, पहले लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, इधर देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस है और ये लैटिस बन गया इनसे। अभी एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब, रिलीज होगी, क्यों क्यों स्टेबल हो रहे हैं, बॉन्ड है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज, या बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एनर्जी रिलीज होगी। तो 1 मोल ऑफ लैटिस जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब यहाँ रिलीज्ड है इसलिए -U, ठीक है, और इसका रिवर्स कहने लगो तो कि जब 1 मोल ऑफ लैटिस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में ब्रेक होगा तब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब यहाँ एब्जॉर्ब हुई है तो +U, जितना अमाउंट रिलीज हुआ होगा 1 मोल लैटिस बनने में उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब होगा उस 1 मोल लैटिस को तोड़ने में। क्लियर है? अब अगर ये कोई एटम हो, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल सॉलिड मेटल को कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, या क्योंकि सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, या क्योंकि सॉलिड मेटल अपने एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेटल्स के केस में लैटिस एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी
तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेटिस एनर्जी, बोलो यहाँ पर, या एटोमाइजेशन एनर्जी बोलो यहाँ पर, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलो, या फिर क्या बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी। तीनों का मतलब एक ही है। आ रही है बात समझ में? तो मेटल, सॉलिड मेटल को जब गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसे, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, एटोमाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, और लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। Lattice energy U is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between cation and anion का square, radius के square के inversely proportional। Means size जितना बड़ा होगा एटम या आयन का, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। क्लियर है? साइज जितना बड़ा होगा एटम या आयन का, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। So lattice energy down the group decreases. Huh? Product of charges Q1, Q2, अगर वो कोई कंपाउंड है तो, अब यहां थोड़ी लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, यहां तो सिर्फ किससे देखोगे रिलेशन, रेडियस से, ठीक। समझ में आ रही है इतनी बात? अगर कंपाउंड है तो Q1, Q2 और R दोनों को देखना होगा, और अगर वो सिर्फ क्या है, मेटल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो वहां चार्ज को नहीं देखोगे, सिर्फ रेडियस देखोगे, ठीक है। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तुमने लिखी हुई है केमिकल बॉन्डिंग में, अभी यहाँ तो सिर्फ समझना है, यूज हो रहा है इसलिए समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज तुम्हें याद होना चाहिए था, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है। चाहे तुम सब्लिमेशन एनर्जी करके देखते हैं, यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, तब भी सब्लिमेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया था मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी, बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता जा रहा है, ठीक है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना इजी होता जा रहा है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी कहो या सब्लिमेशन एनर्जी कहो या एटोमाइजेशन एनर्जी कहो, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज। क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये नोट कर लिया सबने? कर लो नोट। क्या वो हाइड्रेशन है? अब देखो, नोट कर लिया बच्चों? अब नेक्स्ट देखो हाइड्रेशन एनर्जी। बिल्कुल बातें मत किया करो, ध्यान से सुना करो, क्योंकि बीच बीच में बातें करने लग जाती हूँ तो टाइम मिलता है तुम लोगों को बातें करने का भी, और 20 मिनट और आधा घंटे का ब्रेक है, ठीक है। एक 20 मिनट का ब्रेक दे रखा है और एक आधे घंटे का, तो तुम्हारी बातों का पूरा ख्याल रखा गया है। अब देखो इधर हाइड्रेशन एनर्जी, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ कि जैसे NaCl सॉलिड, इसे हमने डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाँ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वही डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रेशन मीन्स, अभी जो हम सोडियम प्लस वाटर प्रोडक्ट बनाया था वो हाइड्रेशन था,
नहीं, वो हाइड्रोलिसिस था। अभी यहाँ किसकी बात करेंगे? हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रा फॉर वाटर एंड एशन रिप्रेजेंट्स एडिशन। एशन रिप्रेजेंट्स एडिशन। तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का चिपकना, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। बट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, hydra again represents water and lysis represents breaking, breakdown. तो अगर वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, मींस वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो वाटर के साथ रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस रिप्रेजेंट रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क समझ में आया? तो अभी सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस H2 बना लिया था, वो था कुछ और, बन कुछ और गया था, तो इट मींस वो रिएक्शन है वाटर के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और सिंपली कोई स्पीशीज है, बस उसके आजू बाजू क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, पहले वाटर नहीं था, वाटर उसके साथ ऐड हो गया, तो वो क्या होएगा? हाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, एनहाइड्रस, और ये वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया, तुमने इसे 5 वाटर मॉलिक्यूल दिए, है ना? बहुत ज्यादा देते तो क्या होता? ये पूरा डिसॉल्व हो जाता, Cu+2 एक्वस और सल्फेट एक्वस बनता। अभी कितने दिए? 5 दिए, तो CuSO4.5H2O, ये क्या है? ये अभी व्हाइट था एनहाइड्रस, और अभी कैसा हो गया? ब्लू। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ? हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए। ठीक है, सो NaCl प्लस वाटर, तुम्हें पता है कि Na प्लस एक्वस लिखते हैं हम, और ये Cl निगेटिव एक्वस। क्या होता है? NaCl उसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्या होता है? ये जो Na प्लस और Cl निगेटिव है, इन्हें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, इसीलिए लिखा है ये एक्वस। एक्वस मीन्स, एक्वस रिप्रेजेंट वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, तो वाटर ने इसे सराउंड कर लिया। वाटर क्या है? पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पोलर है। सोडियम आयन को सराउंड कर लेगा किसकी साइड से? O की साइड से, है ना? ये ठीक है, और यहाँ H की साइड से सराउंड कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हाइड्रेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है? यहाँ ये ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ड्यूरिंग हाइड्रेशन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, किसके बीच में? कैटायन और वाटर, इधर एनायन और वाटर, मींस आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ आयन, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, when 1 mole of gaseous ion undergoes hydration, then the amount of energy released is known as hydration energy. Clear? तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ये सोडियम आयन का हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ Cl आयन के केस में ये उसका हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये कैटायन का हाइड्रेशन एनर्जी है, एनायन का। इतनी बात समझ में आ रही है? When 1 mole of gaseous ion undergoes hydration, then the energy released is known as hydration energy.
when 1 mole of gaseous ion undergoes hydration, then the energy released is known as hydration energy. है बेटा? नॉट नेसेसरी, सॉल्ट डाला है, कोई पर्टिकुलर आयन है, अकेला आयन है तब भी जैसे भी नहीं, जो पहले वाला था रिएक्शन में वाटर में, तब भी तो H2 के साथ कर रहे थे। तब हाइड्रोलिसिस हो रहा तो Na प्लस एक्वस नहीं लिखा है, अभी लिखूंगी उस रिएक्शन को 3 स्टेप में। Na प्लस एक्वस लिखा है ना वहां पे, तो Na प्लस का हाइड्रेशन हुआ है ना, ठीक है। पहले हाइड्रेशन आई विल राइट, ठीक है। अभी पहले हाइड्रेशन एनर्जी समझो, आ गया समझ? तो डाउन द ग्रुप, ये नोटेड, हटा दो। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस चार्ज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। तुमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल चिपक रहे थे Na आयन से, Cl आयन से, वो किस वजह से चिपक रहे थे? चार्ज की वजह से। तो ऑब्वियसली चार्ज जितना ज्यादा होएगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी कब कब ज्यादा हो सकती है? इफ देयर इज सेम चार्ज, अगर सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो फिर जितना छोटा होएगा साइज, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर चार्ज डिफरेंस है तो ऑब्वियसली चार्ज जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा। फॉर एग्जांपल यू हैव Na प्लस, यू हैव Mg+2, यू हैव Al+3, तो चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर क्या होएगा? Al+3, समझ गए? तो चार्ज जितना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, लेकिन अगर चार्ज सेम है, फॉर एग्जांपल यू हैव Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, 1 यूनिट चार्ज बट साइज इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्या होगा? ये चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। तो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइज के, साइज ऑफ आयन, ठीक है, ओके। तो इट मींस हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to charge but inversely proportional to size, okay? Yes, ma'am. So in this case, as we go down the group, नीचे जैसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है इन गैसियस आयंस का, तो इनका हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिथियम आयन का मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है लिथियम आयन का, वो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो लिथियम आयन का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है, इसीलिए लिथियम सॉल्ट्स मोस्टली हाइड्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल LiCl.2H2O, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है इसका, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी लिथियम आयन की, ठीक है। ये रब कर दो। तो इन गैसियस आयन के साइज का ऑर्डर ये है, ओके। फिर इनका करवा देंगे हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर समझ में आ गया? ये कर दो रब, इधर
कर दो साइज का साइज ये रब कर दो इधर। देखो इधर ये गैसेस आयन के साइज का ऑर्डर है, इसलिए इनके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? मैक्सिमम इन द केस ऑफ लिथियम एक्वस, देन Na+ एक्वस, और ये एंड सो ऑन कर दूं कहां तक? सीजियम एक्वस तक। क्लियर? तो डेल्टा H हाइड्रेशन का ऑर्डर ये रहेगा। तो फिर इन आयंस के साइज का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? इन एक्वस आयन के साइज का ऑर्डर उल्टा क्यों हो जाएगा? यही तो रहेगा। हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, तो साइज सबसे ज्यादा लिथियम आयन का ही होगा। तो यही ऑर्डर रहेगा इनके साइज का। समझ नहीं आया अभी पूछ लेना। एक्वस भाई लिथियम आयन वैसे नहीं एक्वस का लिख रहे हैं, वैसे का कहाँ लिख रहे हैं? वैसे का नहीं लिख रहे हैं, ऐसे का लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम आयन वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, बहुत बड़ा हो गया होगा, तो यहाँ एक्वस मेंशन है। देखो तो रिमेम्बर एक्वस मेंशन है या गैसियस मेंशन है, उसका ध्यान रखते हुए साइज का ऑर्डर बताओगे आयन का। ठीक है, ओके। तो ये हो गया साइज का ऑर्डर। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड है, इसलिए मैग्नीट्यूड के आगे निगेटिव साइन लगाओगे। अब देखो ये साइज का ऑर्डर हो गया। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? गैसियस आयन के साइज का ऑर्डर और एक्वस आयन के साइज का ऑर्डर बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, वैसे का ये है और ऐसे का ये है। ठीक है, अब देखो इधर मोबिलिटी सबसे ज्यादा ही होगी, सबसे बड़ा साइज हो गया लिथियम आयन का, तो मोबिलिटी सबसे कम। ठीक है, तो मोबिलिटी सबसे कम, तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी सीजियम, फिर रूबिडियम, और ये चले गए हम कहां तक? लिथियम तक। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो तेज भागेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर भी यही होगा। सेम, ठीक है, ये ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होगा। तो पहले भी उस पर दबाया था। अच्छा, अब देखो इधर, तो हम बात कर रहे थे कि मेटल सॉलिड प्लस H2O क्या बना था? मेटल प्लस एक्वस प्लस OH निगेटिव एक्वस, और ये हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये हम जानना चाह रहे हैं कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हुई। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है हमें ये देखना है। ये मेटल सॉलिड था, पहले ये किस में गया? मेटल गैस में। हियर लैटिस एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा H सब्लिमेशन, या U बोल दो, या डेल्टा H एटोमाइजेशन बोल दो। ठीक है, देन फिर -1 इलेक्ट्रॉन, और ये M+ गैसियस, यहाँ कौन सा? आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। देन ये हुआ इसका हाइड्रेशन, तो ये क्या बना? M+ एक्वस, तो यहाँ हो गया डेल्टा H हाइड्रेशन। क्लियर? यस मैम। ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है
ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और ये एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है। तो तुम यहाँ निगेटिव साइन लगा सकते हो, यहाँ पॉजिटिव है ही, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव ही है, ओके। डाउन द ग्रुप ये एनर्जी डिक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज होती है और ये भी डिक्रीज होती है, ओके। अब इस पे फोकस करो, इस एनर्जी का रोल है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करवाने में। अभी तुम्हें बताया कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट सफिशिएंट टू वेपोराइज द मेटल, मेटल को वेपोराइज करवा देती है हीट ऑफ रिएक्शन, और वेपोराइज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जल्दी से, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, more number of metal atom will come in contact with water या will undergo the process जो आगे required है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाता है और फिर और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती चली जाती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि फिर हाइड्रोजन अल्टीमेटली फायर कैच या फिर एक्सप्लोजन होता जाएगा नीचे। समझ में आ रही है बात? ये सब्लिमेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है नीचे जाते हुए, तो जो हीट ऑफ द रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन में जो हीट एनर्जी रिलीज हुई थी इनिशियली, जो रिलीज हुई होगी वो सफिशिएंट होगी मेटल को मेल्ट या वेपोराइज करने में। मेल्ट हुआ फिर जाएगा, वेपोराइजेशन होगा या फिर डायरेक्ट वेपोराइजेशन हो जाए, ठीक है। तो मेटल को वेपोराइज करने के लिए वो हीट सफिशिएंट होती चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, मेटल वेपोराइज होगा। वेपोराइज होने से क्या सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द मेटल मतलब मोर नंबर ऑफ मेटल एटम विल अंडरगो द प्रोसेस, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। राहुल समझ नहीं आया तुम्हें? देखो इधर, सब्लिमेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, मतलब सब्लिमेशन के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो जो हीट रिएक्शन में रिलीज हुई होगी इनिशियली, जो रिलीज हुई होगी उसी से मेटल क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज हो जाएगा तो फटाफट ज्यादा नंबर ऑफ एटम कांटेक्ट में आ जाएंगे वाटर के, या विल अंडरगो दी फर्दर प्रोसेस, जल्दी होएगा, ठीक है। क्या एक सेकंड में किसी एटम के 2 एटम गैसियस स्टेट में आए और दूसरे मेटल एटम के एक सेकंड में 10 एटम गैसियस स्टेट में आए, तो एक सेकंड में किसके ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पूरा प्रोसेस करेंगे? अब समझ में आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज सब्लिमेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जाके कुछ और बताया जाएगा लास्ट में, ठीक है। देयर इज एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी, लिथियम आयन की। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी, लिथियम आयन की। बट सब्लिमेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ गैसियस एटम्स का फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है, so obviously rate of reaction will increase, means you can say this is the rate determining step for this reaction, ठीक है। आ रही बात समझ में? this is the rate determining step, ठीक है। तो ये स्टेप जितना फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तुम कई तरीके से समझ सकते हो बातों को, ठीक है, कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो पर यूनिट टाइम, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स गैसियस स्टेट में आएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली समझ में आ गया कि डाउन द ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज,
तो नहीं फर्क पड़ता कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा, नहीं फर्क पड़ता कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा, क्योंकि ये स्टेप डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर? ओके, तो रिएक्शन विद वाटर आ गया समझ? हटा दो। Yes, ma'am. तो metal with water form metal hydroxide plus hydrogen gas and the rate of reaction will increases down the group। इसीलिए ऐसा हो रहा था कि नीचे जाते जाते एक्सप्लोजन तक हो जा रहा था। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब एयर, एयर क्या है मेनली? हवा। हवा में क्या प्रेजेंट है? वैसे तो हवा में आजकल बहुत कुछ प्रेजेंट है, हवा में कोरोना वायरस भी प्रेजेंट। ठीक है, बट यहाँ हम मेनली दो गैसेस की बात कर रहे हैं। कौन से? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अप्रोक्स 78% है और ऑक्सीजन 21%, मतलब अप्रोक्स 1:4 रेशियो है दोनों का, है ना। तो नाइट्रोजन ज्यादा है, काफी ज्यादा है, और ऑक्सीजन कम है, 4:1 रेशियो अप्रोक्स, है ना। तो एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो मींस हम इन मेटल की रिएक्शन अब देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो पहले नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, लिथियम। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही साथ रिएक्ट करता है। पहले नाइट्रोजन के साथ देखो, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन सबको पता है, N-3, N पर -3 चार्ज, ये नाइट्राइड आयन है। लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। बाकी कोई और मेटल इस ग्रुप का, बाकी कोई और मेटल इस ग्रुप का नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाता। सो क्या प्रॉब्लम आ गई बाकियों को? तुम्हारे जैसा मन नहीं है उनके पास। अब देखो इधर, नाइट्रोजन N, ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन रिएक्टिव है। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए तो नाइट्रोजन का इतना ज्यादा परसेंटेज एयर में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है, तो रिएक्ट करने के लिए, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसे टूटने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जो कहीं से आनी चाहिए, कंपेंसेट होनी चाहिए। अभी तुम्हें पता है कि जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? लिथियम नाइट्राइड की। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो लिथियम नाइट्राइड की लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है, मतलब इस केस में एनर्जी इतनी रिलीज हुई है which can compensate the bond energy of nitrogen, which can compensate the energy required for this reaction। जबकि बाकियों के केस में क्या है? लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती। आ रही है बात समझ में? तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। If delta G is negative, then the reaction is spontaneous. Yes, ma'am. ठीक है, spontaneity of a reaction is decided by thermodynamics. डेल्टा G negative तो रिएक्शन होगी, डेल्टा G पॉजिटिव तो रिएक्शन नहीं हो सकती।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ही डिटरमाइन कर सकते हैं हम इससे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो डेल्टा एस, देखो पहले सॉलिड, गैस, सॉलिड, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? निगेटिव। एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। गैस, रिएक्टेंट में गैस है, जबकि प्रोडक्ट सारे क्या है? एक ही प्रोडक्ट है, सॉलिड है। तो डेल्टा एस कैसा है? निगेटिव। और ये निगेटिव। अभी मुझे डेल्टा एच का नहीं पता। ठीक है, ये टर्म क्या बन गई? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए अकेला कौन रिस्पॉन्सिबल बचा? डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच निगेटिव हुआ तब तो रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि तब डेल्टा जी निगेटिव आ सकता है। ठीक है, वो भी डेल्टा एच निगेटिव, वो भी किससे? इससे ज्यादा, इस पॉजिटिव टर्म से ज्यादा। अगर ये डेल्टा एच निगेटिव हुआ लेकिन इस पॉजिटिव टर्म से कम रह गया, तो भी नहीं रिएक्शन हो सकती। और अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव ही हुआ तब भी रिएक्शन नहीं हो सकती। पहले बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? तो इस डेल्टा एच का निगेटिव होना जरूरी है, वो भी इस पॉजिटिव टर्म से ज्यादा। तो समझ में आ रही है बात? तो क्या समझ में आया कि यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, बट यहाँ रिलीज। ठीक है, लेकिन ये रिलीज इतना ज्यादा है, ये रिलीज बहुत ज्यादा है, जो कि इस डेल्टा एच को निगेटिव, काफी निगेटिव बना देता है, और जिससे कि ये डेल्टा जी निगेटिव आ पाता है। यानी कि ये डेल्टा एच इतना ज्यादा निगेटिव है कि इस पॉजिटिव टर्म को, पॉजिटिव से ज्यादा है, इस पॉजिटिव टर्म से भी ज्यादा निगेटिव है, तभी डेल्टा जी निगेटिव आ पाता है, रिएक्शन हो पाती है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए कहते हैं कि लिथियम नाइट्राइड की लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि विच कैन कंपेंसेट द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, या एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। तो कंपेंसेशन की बात समझ में आ रही है? तो बाकियों के केसेस में लैटिस एनर्जी कम है, तो सपोज उनका डेल्टा जी निगेटिव भी रहा होगा तो पॉजिटिव टर्म से छोटा है, कंपेंसेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो अमंग एल्कली मेटल्स ओनली लिथियम कैन फॉर्म नाइट्राइड। बाकी कोई सा मेटल इसमें नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बना पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्राइड एग्जिस्ट नहीं करते, बाकियों के मेटल के कम स्टेबल होते हैं, लेकिन किन्हीं और प्रोसेस से बन सकते हैं, लेकिन मेटल डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बना पाता। अब देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, lithium mainly form lithium oxide on reaction with oxygen. Lithium mainly form lithium oxide, sodium mainly form peroxide, और बाकी के कौन कौन से आ गए? ये पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बाकी के बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सबको पता है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ क्या है? O-2, यहाँ O2-2, यहाँ O2 निगेटिव। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से हैं? ऊपर वाले ऊपर वाले कैसे? अभी पैरामैग्नेटिक ऊपर वाले नहीं है। पैरामैग्नेटिक किन्हें कहते हो? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो चेक किसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? भाई इनके लिए एमओटी से चेक करोगे। और ये सीधा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक O2 माइनस होएगा। पहले
देखो इधर, O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6। कहाँ दिख रहा है भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? So oxides are diamagnetic। अब सेकंड ट्राई कर लेते हैं ना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन का? याद आ रहा है कुछ? कितने इसमें इलेक्ट्रॉन? 18। कितने हो गए? 8 और 8 16 और 2 18। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 18। ठीक है। और फिर O2 मुझे ये गलत बन गया और तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो। हाँ यस मैम, गलत बन गया ये। ये कौन क्या है ये? मिट गया ये देखो, ये है। ठीक है, कितने हुए अभी इलेक्ट्रॉन? 16 और ये 18। ये होता है ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन का। ठीक है, ये जो यहाँ बनाया था वो ये यहाँ पर होता है सिग्मा स्टार पीजेड। ठीक है, और उसमें क्या होता है? H2 से N2 तक कैसा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? ये ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होता है बीच में। ठीक है, आ रही बात समझ? दिस इज फॉर O2 F2 Ne2। ठीक है, और H2 से लेकर N2 के लिए क्या होता है? ये सिग्मा, ये पाई स्टार है। ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz। तो सिग्मा 2pz कहाँ होता है? इन पाई के बीच में। ठीक है, ये बनता है 1 2 3 4। ठीक है, तो बताओ ये परऑक्साइड कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक? परऑक्साइड भी डायामैग्नेटिक। डाया डाया। अब सुपर ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो 17 करने के लिए क्या, एक यहाँ से कहीं से भी हटा दो। ठीक है, तो अब कैसे हो गए? कितने हो गए? ये हटेगा नहीं? हट गया। ठीक है, कितने हो गए? 17 पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है। तो सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक। केशव तुम्हें क्या समझ नहीं आया? अभी इतनी बात समझ में आ गई? अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि लिथियम मेनली फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम मेनली फॉर्म परऑक्साइड और बाकी के मेनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम के परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं होंगे, सोडियम का ऑक्साइड नहीं होता या सोडियम का सुपर ऑक्साइड नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है। मेनली फॉर्म बोला है मैंने, मतलब मेजर प्रोडक्ट। तो जब तुमसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा और मेजर और माइनर कुछ भी नहीं बोला गया है तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्ट बताओगे? मेजर प्रोडक्ट बताओगे। तो तुमसे पूछा जाएगा कि लिथियम एयर में क्या बनाता है, तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करता है और लिथियम एयर में बनाता है लिथियम नाइट्राइड एंड लिथियम ऑक्साइड। या तुमसे पूछा जाए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम परऑक्साइड। या सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा नहीं, एयर में यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सिर्फ, और क्या बनाएगा? परऑक्साइड।
क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई लिथियम फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम मेनली फॉर्म पर ऑक्साइड और बाकी के सारे बना रहे हैं सुपर ऑक्साइड। हमने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसे साइड में रख दो। अब देखो इधर ऐसा क्यों हो रहा है, O-2 ऑक्साइड आयन, O2-2 पर ऑक्साइड और O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड। कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर बता सकते हो? एक O पर -2, एक O पर -1, भाई 2 पर -2 यानी 1 पर -1 और यहाँ 1 पर -12, तो चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा O-2, देन O2-2, देन O2-। दिस इज द ऑर्डर ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्लियर? और अभी अभी हमने डिस्कस किया था एल्कली मेटल कैटायंस में चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर। ये हटा दो। एल्कली मेटल आयन में हमने चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर डिस्कस किया था। क्या देखा था कि सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी लिथियम आयन पे, देन सोडियम आयन, देन पोटेशियम आयन। डिक्रीज होता जा रहा है चार्ज डेंसिटी। तो ज्यादा चार्ज को स्टेबल करने के लिए ज्यादा चार्ज चाहिए, ठीक है। तो हाई चार्ज डेंसिटी गेट स्टेबलाइज्ड विद हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज स्टेबलाइज हाई चार्ज से ही होगा। भाई ज्यादा चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए ज्यादा चार्ज ही तो चाहिए। तो O-2 किसके साथ स्टेबल होएगा? लिथियम। और ये परऑक्साइड को कौन स्टेबल कर देता है? Na+। जबकि सुपर ऑक्साइड स्टेबल होंगे किससे? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से। तो हाई चार्ज डेंसिटी या हाई चार्ज गेट स्टेबलाइज विद हाई चार्ज। लो चार्ज तो लो चार्ज वाला कैटायन चाहिए। पहले बताओ इतनी बात समझ आए? भाई -2 चार्ज है या ज्यादा निगेटिव है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा पॉजिटिव चाहिए होगा। कम निगेटिव है तो कम पॉजिटिव चाहिए। अभी यहाँ तो प्रॉपर -1 -2 नहीं है, सभी के पास +1 है, बस उसी में तुम्हें साइज के हिसाब से चार्ज डेंसिटी कम या ज्यादा देखनी है। लेकिन मैं यहाँ प्रॉपर मैग्नीट्यूड्स दूं तुम्हें, ये -1 -2, बॉन्ड ऑर्डर मत समझ लेना इसे, -1 -2 -3। तो -1 को स्टेबलाइज करने के लिए +1 चाहिए, -2 को स्टेबलाइज करने के लिए +2 +3, ठीक है। अब ये -3 है, हाई चार्ज है, ठीक है। अगर ये लो रह गया, ये +2 ही रह जाता, तो अभी भी इसमें निगेटिव रह जाता, स्टेबलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। या तुम सोचने लगो कि कम निगेटिव है तो क्या हुआ, ज्यादा पॉजिटिव हो जाता। लेकिन अगर ज्यादा पॉजिटिव हो जाता तो भी क्या होता, फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, और चार्ज तो कोई सा भी हो, ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम ही होगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए दोनों अपोजिट चार्जेस का बैलेंस होना जरूरी है। ओके, तो हाई चार्ज ऑफ एनायन तो ऑब्वियसली हाई चार्ज ऑफ कैटायन होना चाहिए उसके साथ। लो चार्ज ऑफ एनायन तो फिर लो चार्ज ऑफ कैटायन। तो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। मतलब ऑक्साइड्स के लिए स्टेबल कौन बनाएगा ऑक्साइड? लिथियम आयन। पर ऑक्साइड कौन बनाएगा स्टेबल? सोडियम आयन। सुपर ऑक्साइड कौन बनाएंगे स्टेबल? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन। समझ रहे हो? ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड रिएक्शन विद एयर, लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड लिथियम ऑक्साइड एयर के साथ, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के साथ कहा जाएगा तो कहोगे लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, जबकि रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सोडियम मेनली बनाता है सोडियम पर ऑक्साइड
और बाकी के बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक व्हाइल सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। यू कैन फाइंड सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर्स आर डायमैग्नेटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये अभी हेडिंग डाली तो नहीं है? अभी ये और देख लो कि ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन विद वाटर से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये और देख लो। ठीक है, हटा दो ये। ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है, इनके मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक की बेसिक? मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, बेसिक हैं जनरली। एम्फोटेरिक भी आएंगे, ठीक है, लेकिन वो कुछ होते हैं, बाकी ओवरऑल ज्यादातर बेसिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक हैं। तो क्यों कहते हैं बेसिक? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, बेस बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन बेसिक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सोडियम ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा बच्चों, NaOH। तुम बैलेंस कर लेना बाद में। ठीक है, ओके, समझ में आई? अब मेटल परऑक्साइड जो होंगे, परऑक्साइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ में और क्या बनाएंगे, परऑक्साइड जहां होगा मतलब क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि परऑक्साइड है तो उसका प्रोडक्ट रहेगा H2O2। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव Na2O2, तो प्लस वाटर क्या बनेगा बच्चों, NaOH प्लस। ठीक है, नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस साथ में और क्या आ जाएगा, O2। ठीक है, तो ये बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, कि वाटर के साथ सोडियम सुपर ऑक्साइड या कोई परऑक्साइड क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस O2। तो देख रहे हो, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। याद है ये बात, बहुत बार पढ़ी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही परऑक्साइड आया तो क्या हुआ, उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड और जुड़ गया। सुपर ऑक्साइड में एज इट इज रहे ये दोनों प्रोडक्ट, प्लस O2 और आ गया। ठीक है, तो जब भी सुपर ऑक्साइड होंगे O2 जरूर आएगा साथ में। सुपर ऑक्साइड जो है वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, परऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स भी देख सकते हो, रिएक्शन विद एसिड। अभी तुम्हें बताया मेटल ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक, तो एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक, और कोई भी एसिड ले लिया बना दिया सॉल्ट मेटल क्लोराइड। ठीक है, और ये वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल Na2O प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। क्लियर? लेकिन अगर होगा परऑक्साइड,
परऑक्साइड, तो सॉल्ट बनेगा लेकिन वाटर की जगह क्या बनेगा, H2O2। परऑक्साइड है तो परऑक्साइड आ गया, ठीक है। और हुआ अगर सुपर ऑक्साइड, अगर हुआ सुपर ऑक्साइड तो ये प्रोडक्ट तो एज इट इज रहेंगे ही, और साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां लिख लो एग्जाम्पल, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हो गया नोट? Yes, ma'am. हटा दो। Yes, ma'am. रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखो, these metal alkali metals react with hydrogen to form hydride, ठीक है। 673 केल्विन पे ही रिएक्ट कर लेते हैं, बट लिथियम को हाई टेम्परेचर चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो बाकियों को कम टेम्परेचर चाहिए, बट लिथियम को 1073 केल्विन, ठीक है। बट टेम्परेचर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो दीज मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन अराउंड 673 केल्विन पर क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल लिथियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सॉरी 673 केल्विन है, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड वैसे हम हाइड्रोजन चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्राइड जनरली बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड बोलते हैं। बट हाइड्राइड आयन क्या होता है, H निगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन H निगेटिव आयन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ये मेटल रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेते हैं, और ये हाइड्राइड आयनिक हैं, दीज आर आयनिक सॉलिड्स, दीज आर आयनिक सॉलिड्स, और आयनिक सॉलिड्स हैं तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होंगे, ठीक है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। These are ionic solid with high melting points. इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। हाँ ये जरूरी है इस केस में, ठीक है। कुछ केसेस में हम लैटिस एनर्जी से देखना होगा, कुछ केस में कोवलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन से देखना होगा, ठीक है। तो वो सब इकट्ठा डिस्कस करेंगे बाद में, जब ये चैप्टर हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी एक बार अलग से डिस्कस होगा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी, भाई लैटिस जितना स्ट्रॉन्ग बना होगा, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे लैटिस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब लैटिस कम स्टेबल है। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए या कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लैटिस एनर्जी कम है मतलब लैटिस जब बना है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें वीक रहे हैं, कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनर्जी कम रिलीज हुई होगी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, सो थर्मल स्टेबिलिटी भी इन हाइड्राइड्स की डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। क्लियर? ओके, अब देखो इधर इलेक्ट्रोलिसिस किया,
ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, इसका क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पता है कि कैटायन कैथोड पर चला जाता है, एनायन एनोड पर। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमें कैथोड पर क्या मिलेगा बच्चों और एनोड पर क्या मिलेगा? Na प्लस जाएगा कैथोड पर, डिस्चार्ज होके क्या मिलेगा, Na, मतलब हमें सोडियम मिलेगा कैथोड पर। कैटायन गोज टू कैथोड, डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम बन गया। और यहाँ एनायन क्या है, H निगेटिव, ठीक है, तो H निगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पर। ये H तो नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी एनोड पर। समझ में आ रही है बात? तो जब इन हाइड्राइड्स का या सिंपली यू कैन से आयनिक हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन एनोड पर मिलती है। इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो निगेटिव, यानी उस पर निगेटिव चार्ज है। आ रही बात समझ में? तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, माइनस में है, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर हाइड्रोजन मिलेगी, कैथोड पर मेटल मिलेगा। और आयनिक हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब रिएक्शन विद वाटर, तो क्या मिलेगा, NaOH मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात? तो हाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव हाइड्रोजन गैस, हाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव हाइड्रोजन गैस।